Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel Jagesh Biology. And now I'm going to discuss about activities of a chapter number 3 from class 10 science, metal and non-metals. तो फटाफट डिस्कस करते हैं इन एक्टिविटीज़ को जिसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ समय पहले ही एक एक्टिविटीज़ डाली थी जो कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड है। अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की जिसको प्रीवियस ईयर्स में दिखा गया है और प्रीवियस ईयर्स के अंदर देखने को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो पर, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये है आपके सामने, जैसे देख रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1 पर आते हैं। एक्टिविटी 1 आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ मैं। उसका एम दे रखा है कहानी और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। 1 बाय 1 उसे पढ़ना चालू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक्टिविटी 1 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ सो विच मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमें कंडक्टिविटी के बारे में बात करनी है मेटल और नॉन मेटल की। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में ही हमें पढ़ने पर डिफरेंस पड़ता है मेटल और नॉन मेटल्स का, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। और इन दोनों चीज़ों को अंदर जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मे बी नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। जिस तरीके से हम बात करें वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एक्टिविटी। आपको क्या लगा है, डिफरेंट टाइप के हमने मेटल्स लिए हैं और इन मेटल्स के हमने कनेक्टिंग वायर्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये आपके पास 2 क्लिप है, ये एक बैटरी है और ये बल्ब है और यहाँ आपने लगाया है स्विच, ठीक है। और यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में एक सैंपल रखने वाले हैं जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू टेस्ट अबाउट हम टेस्ट करना चाहते हैं आयरन का, तो अगर मैं आयरन का टेस्ट करना चाहता हूँ तो वी विल पुट हेयर आयरन। अगर हम बात करना चाहें जिंक की, कॉपर की एंड सो ऑन, जितने भी आप देख रहे हैं, दिस वन इज AU which is a gold, AG silver, MG magnesium, FE iron, ZN zinc, CU copper, AL aluminium, PB lead, SN tin। तो इनको हम बैटरी से जोड़ने वाले और इस तरीके से निकालने वाले। ओवरऑल क्या होता है, जब हम एक एक एलिमेंट को जोड़ेंगे फिर हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा। अगर करंट पास होगा यानी इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर करंट पास नहीं होगा इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमें नॉन मेटल्स में केस में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर हम सभी मेटल्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली सब में से करंट पास होगा, बस सबकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, कंडीशन अलग हो सकती है। तो यही हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ देखने को मिलती है। इजी सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ ऑब्जर्वेशन को अगर आप देखें तो लिखा है बल्ब ग्लो इन केस ऑफ ऑल द मेटल टेस्टेड। जितने भी मेटल्स आप यहाँ पर टेस्ट करेंगे उन सभी मेटल को टेस्ट करने पर मालूम पड़ा कि सबके अंदर बल्ब ग्लो कर रहा था। इट मीन्स सभी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। लास्ट में यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, अगर इफ यू डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन, इन कंक्लूजन हियर वी राइट that's why they are covered with the polyvinyl chloride. What is polyvinyl chloride? It is called PVC in short. तो PVC हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये बेसिकली एक टाइप का इंसुलेटर है, जिसे आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास एक वायर है, इस वायर के ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग चढ़ी होती है। सपोज करो दिस इज अ वायर और इस वायर के ऊपर बात करें ये मेटल है और इस मेटल से आपका चार्जर रहता है, लेकिन इसके ऊपर ये PVC की एक आपकी ऐसी PVC की एक लेयर चढ़ी होती है जिससे हमें जो करंट है वो हमको अपना लगे, जिससे हम बेसिकली फील को शॉक ना करें। तो उस फील को प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड की लेयर चढ़ा देते हैं। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। बस मेजरली आपको बात याद करनी है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी के लिए ध्यान रखें, मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है और कंडक्टिविटी को याद रखने के लिए आप याद रखें इसका एक फिक्स सीक्वेंस होता है जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो ये है आपकी पहली नंबर 1 की एक्टिविटी। बहुत ही ईजी और आसान सी एक्टिविटी है। आई होप समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, सेकेंड एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है टू सो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपको ये शो करना कि गुड कंडक्टर जो होते हैं वो हीट के क्या होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। बेसिकली हीट के कंडक्टर्स होते हैं, यानी हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। साथ में आपको ये शो करना है कि उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, बहुत ही पुराना एक्सपेरिमेंट है। इसके बेस पर क्या होता है कि हमने इस तरीके से एक स्टैंड लगा लिया है और उस स्टैंड पर, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आपके पास एक स्टैंड है, बनाने की जरूरत ही नहीं है जब इसके अंदर हैगा। ये मेरी पेंसिल ऑफ हो गई। तो ये आपके पास एक होल्डर है, मतलब इस होल्डर पकड़ा, यहाँ पर हमने ये मेटल वायर लिया है और इस मेटल वायर पर हमने यहाँ पर पिन लगा दी है। ये जो ब्लैक कलर की देख रहे हो आप, ये पिन लगा दी है। तो यहाँ पर फ्री ऑफ वायर है। ये बेसिकली वायर की टिप है, ये मेटल वायर है और इसे हम यहाँ हीट करें। जब हम हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स हीट होंगे और ये पार्टिकल जब हीट होंगे तो ये हीट इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगी और जैसे ही ये हीट इस रीजन पर पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, जो हमने पिन लगा रखी है वो वैक्स से लगा रखी है, मोम से लगा रखी है। तो जैसे ही वैक्स आपका हीट होगा वो पिघलना चालू होगा और देन आपका
जो पिन है वो वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप आउट हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ क्या बात समझ में आती है कि जो हीट है वो कंडक्ट हो रही थी उस वायर में, और वो इस एंड से स्टार्ट हुई थी टुवार्ड्स दिस एंड, और अगर वो हीट चल रही है इट मीन्स कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यही आपका है कि जैसे ही आप वैक्स मेल्ट पिन डाउन होती हैं, मेटल फटा मैं वो मिलते तो यानी कि मेटल हीट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर हीट की कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है। अब ये हीट की कंडक्टिविटी अलग अलग मेटल में अलग अलग होती है। कोई से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं और बहुत जल्दी अपने पार्टिकल्स को गर्म करके हीट करते हुए देखने को मिलते हैं, जबकि कुछ की जो है अगर हम बात करें जो हीट की कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वो काफ़ी देर में हीट होता है। जैसे मैं बात करूँ एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, सपोज करो वी हैव अ मैग्नीशियम वायर, आप उसे एयर की कंडीशन में बर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक आयरन के वायर को, तो एक लोहे के वायर को जलाने के लिए आपको हीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी उसकी अगर हम बात करें तो उसकी जो हीट अप होने की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू मैग्नीशियम। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो इसी के अंदर एक केस जो अगर हम यहाँ ले नहीं रखा, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का याद रखना वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है, यानी उसकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कम हीट के अंदर वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो जाता है आपका बेसिकली लो टेम्परेचर पर, ठीक है। और इसी के कंडीशन में ये दो और आते हैं, जबकि यहाँ पर पीबी है एक, और एक हमारे पास होता है Hg मरकरी। तो पीबी और मरकरी का केस याद रखें, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नोट कर ले इस बात को, पीबी यानी लेड और Hg मरकरी दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट के आपके पुअर कंडक्टर देखने को मिलते हैं। तो दिस इज अबाउट द एक्टिविटी नंबर 2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जल्दी से। एक्टिविटी 3 की बात करें, टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल लाइक ZnAl कॉपर Fe इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको इन चारों को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है या उसे रिएक्ट कराना है, और फिर देखना है कि आपके पास कलर क्या होने वाला है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट आपका कैसा होने वाला है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी रहेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, और उसका रेस्पॉन्स कैसा रहेगा टुवार्ड्स द लिटमस पेपर। तो ओवरऑल बस ये आपके पास है जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, 4 चीज ले रखी हैं और उसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। आपको ऑब्जर्वेशन टेबल पर फोकस करना है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये रहा जिंक सबसे पहले, देन एल्युमिनियम, देन कॉपर, देन आयरन। सबसे पहले अगर बात करें जिंक, जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं इट विल गिव्स व्हाइट, ये जी कलर है, बेसिकली नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है, कलर है, प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनेगा आपका जिंक का, और ये होता है जिंक ऑक्साइड ZnO, ये व्हाइट कलर का होता है। फ्लेम ऑफ कलर अगर बात करें, ये देखो कंपाउंड व्हाइट कलर का है लेकिन फ्लेम का कोई भी कलर नहीं होगा। ये अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो मॉडरेट रिएक्टिविटी शो करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। कुछ चीजें लगी हैं। ओवरऑल जितने भी हम चारों कंपाउंड पढ़ने वाले हैं चारों के चारों इनसॉल्युबल है। तो ये सिंपल सी बात है, याद रखना। जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन का केस, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, दोबारा सुन लीजिए। इन चारों के केस में जब ऑक्सीजन से आप हीट करते हो तो चारों के ऑक्साइड बनेंगे। चारों ऑक्साइड आपके अलग अलग कलर के हो सकते हैं लेकिन चारों के चारों इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जब कोई आपका इंसॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में तो वो पीपीटी के रूप में नीचे देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप की कंडीशंस होगी। और इन दोनों के अंदर बात करें तो दो इसमें वाइट है, एक आपका जिंक का, जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होगा, और एक एल्युमिनियम का है ऑक्साइड जो होता है Al2O3, वो भी आपका व्हाइट कलर का होगा, जिससे हम यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। ZnO2 जिंक ऑक्साइड, AlO2 Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्साइड से करोगे CuO कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है, इसे याद रखना, एक बेसिक ऑक्साइड है। जबकि ऊपर के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, तो आपको दो मेजर याद रखने हैं। एक जिंक का ऑक्साइड ZnO, ये एम्फोटेरिक है, और एक Al2O3 जो कि एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इसके अलावा बात करें आयरन, और आप जानते हैं आयरन अगर आपका बेसिकली रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो एक रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रस्ट होती है उसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, या फिर आप उसे कभी कभी आयरन 3 ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ नोटिस करें तो फेरिक ऑक्साइड और यह है आयरन 3 ऑक्साइड। तो ये बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट है केमिकल रिएक्शंस के रेस्पेक्ट को लेके किस तरीके से हम देखते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में ये देखने को मिलता है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, यानी ये सिंपल सी बात है कि मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में। ये ऑलवेज याद रखना, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू अ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मोस्टली अगर हम बात करें तो दे आर यूजुअली बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक मतलब दे विल शो रिएक्शन विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और समटाइम्स एज वेल एज ब्लू लिटमस को रेड भी कर देते हैं। ये कंडीशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन सा रेड कर रहा है कौन सा ब्लू कर रहा है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो सम टर्न रेड में, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखें आप इसे, आप ऐसे याद रखें, Al की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Zn से, फिर है आयरन एंड देन है कॉपर, फिर है आयरन और देन है कॉपर।
तो ये आपका यहाँ पर कंडीशन होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्टिविटी की तरफ। अगली जो रिएक्टिविटी है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द मेटल एंड नॉन मेटल। आपको बताना है, अभी मैंने बता दिया मेटल का जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो बेसिक होता है और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो एसिडिक होता है। उसके बीच पर यहाँ रिएक्शन है, आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ मैग्नीशियम एक मेटल है, उसका ऑक्साइड बनाएंगे तो MgOH2 बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होगा। लेकिन जब यहाँ सल्फर लिया है और सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो बना SO2, SO2 को वाटर में मिलाया बना H2SO3। ये होता है सल्फ्यूरस एसिड, खुद ये नाम आ रहा है एसिड, यानी इट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो याद रखना, बस सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है, मेटल के नेचर, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इसे हम बोलते हैं मोब, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मोब MOB। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि बचा आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे? एसिडिक, सिंपल। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 4। नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज योर एक्टिविटी नंबर 5 एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। क्या होने वाला है डिफरेंट मेटल को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ आपका ये केस बेसिकली अगर आप पढ़ोगे तो आपकी बुक के अंदर ये केस है कि ये किस कंडीशन में रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेटल आप किसी भी कंडीशन में रिएक्ट करा देते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है। जैसे कुछ मेटल हैं जो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स हैं जो हॉट वाटर में रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स हैं जो स्टीम में रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे जो रिएक्शन शो ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ गोल्ड वगैरह के ऐसे केसेस की बात करूँ, वो रिएक्शन शो नहीं करते। कॉपर को आप ले लीजिए, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो यही यहाँ पर आपको टेबल याद करनी है। और इस टेबल को अगर देखें तो जिंक करता है स्टीम के साथ, एल्युमिनियम करता है स्टीम के साथ, दो ही हैं, याद रखेंगे जिंक और एल्युमिनियम। कॉपर की बात करें नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। आयरन और आयरन देखो ये तीसरा आ गया, जिंक एल्युमिनियम आयरन, ये तीनों स्टीम। Mg की बात करें ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और फ्लोट ओवर द वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कौन सा ऐसा मेटल है जो पानी के ऊपर तैरता है जब उसे हीट करते हैं या बेसिकली मिक्स करते हैं पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ, तो वो है आपका मैग्नीशियम। सोडियम की बात करें ये कोल्ड वाटर के साथ फायर को कैच कर लेता है। मेन बात इसमें याद रखने वाली ये है कि सोडियम जो है वो फायर को कैच कर लेता है, यानी आप उसे पानी में फेंकोगे उसमें आग लग जाएगी। Hg की बात करें कोई रिएक्शन नहीं, दो हो गया हमारे पास, इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, कॉपर और मरकरी। अगर कैल्शियम की बात करें तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, एक विग्रस रिएक्शन शो करेगा, फ्लोट ओवर द वाटर, ये भी तैरेगा ऊपर। और यहाँ बात करें कोल्ड वाटर किसकी, पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलते हुए हैं, दोनों के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात करें तो ये भी आपका कैच फायर करता है इन द एज वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ सोडियम। ओके, तो दीज आर द रिएक्शंस जो कि यहाँ पर दे रखी हैं सारी रिएक्शंस। इजी सी रिएक्शन है, सबको मिला के सबका बेस बना देना है, दैट्स ऑल। एक दो कंडीशन के अंदर जो शुरू की आप कंडीशन देखते हैं कौन सी, एम्फोटेरिक वाली, जिंक एल्युमिनियम आयरन। आयरन तो बेसिकली एम्फोटेरिक में नहीं आता, बट इनके जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू अ, वाटर से रिएक्ट कराते हैं सॉरी, दे विल कन्वर्ट इनटू अ ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है ऑक्साइड्स की, ये हाइड्रोक्साइड की दे रखी है। लास्ट में बात है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव, और एक हम नॉर्मली याद करते हैं, कालू नाम का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। तो यहाँ पी भी नहीं है, एच नहीं है, क्योंकि Hg कॉपर है। इस तरीके से आप सिक्वेंस कर सकते हैं, जैसे भी आपके टीचर ने आपको स्कूल में याद कराई हो आप आसानी से याद कर लें, या फिर आपने किसी यूट्यूब वगैरह पर कोई ट्रिक देखा हो तो बस इसे याद कर ले। वही रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। मैं तो इसे कुछ ऐसे ही पढ़ता हूँ, कालू नाम का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, पी से PB, है से H मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि HgAg, मैं इसे बोलता हूँ क्योंकि HgAu, Cu से होता है कॉपर, Hg से होता है मरकरी, Au से होता है Ag, HgAgAu। तो HgAg के बाद से Ag से सिल्वर एंड Au से गोल्ड, दैट्स ऑल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। और ये एक्टिविटी अगर हम बात करें तो यहाँ में आयोनिक कंपाउंड की कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं करते उसके बारे में बात करनी है। तो सिंपल सी बात अभी इतनी याद रख लें कि जब एक आयोनिक सॉल्ट के अंदर आयन कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उस आयोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, क्योंकि उसको चार्ज आयन्स मिल जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के रेस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल्स मिल जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा कोई सब्सटेंस जब से हम पानी के अंदर डालें जिससे आयन ना बने, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ ग्लूकोज C6H12O6, उसे हम पानी में डालते हैं तो उसके वो डिसोसिएट नहीं होता आयंस के रूप में। अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो वो आयंस के रूप में डिसोसिएट नहीं होता, दैट्स वाई उस सॉल्यूशन के अंदर करंट पास नहीं होगा। तो सिंपल सी कंडीशन है, करंट को पास होने के लिए आयोनिक कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ऐसे साल्ट चाहिए होते हैं जिससे आपको आयंस मिले। अगर आयंस वहां पर हैं देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन। देखने यहाँ जो आप एमीटर लगाओगे इसके अंदर, तो ये बैटरी है, बल्ब है, यह है, और यहाँ पर हम एक एमीटर लगा देते हैं। एमीटर को आप जानते हैं, अभी मैं डिस्कस कर लूँगा आगे कुछ वीडियोस के अंदर, देख लेना। तो डिफ्लेक्शन की बात करें तो उसमें डिफ्लेक्शन एमीटर में दिखाई देता है, इट मीन्स करंट पास हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा तो करंट नहीं पास हो रहा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, आयोनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, करंट पास होता है। अगर नॉन आयोनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड होंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड में आपको करंट पास होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल। चलिए
यह है। और लास्ट एक्टिविटी जो मुझे डिस्कस करनी है इसमें वो है आपकी सो दैट द एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग टू टेक्स प्लेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी है जिसमें क्या करा, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं और उन 30 टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कील डाली है जिसे हम नेल बोल रहे हैं, ठीक है, आयरन नेल्स हम यूज़ करते हैं। एक को हम कंप्लीटली डिप कर देते हैं, ऊपर से क्लोज कर देते हैं। एक को हम बिल्कुल पानी नहीं डालते उसके अंदर, सिर्फ आपके क्या डाल देते हैं हम ऐसे क्या बेसिकली एयर, और हमने वाटर की बात करी है तो हम खाली एयर डाल देते हैं, वाटर उसके अंदर डालते नहीं है। बट प्योर एयर हमारे पास पूरी ड्राई फॉर्म के अंदर नहीं होती, उस एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, इसलिए उसको जंक लग जाती है। तो ये उसी का कॉन्सेप्ट है। यानी यहाँ पर सिंपल सा एक केस याद आपको इतनी सी बात रखनी है कि आयरन को अगर रस्टेड होना है तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, और आयरन का ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। सिंपल सी बात है। इतनी बड़ी एक्टिविटी को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस 3 कंडीशन दी होंगी, जिस कंडीशन में पानी भी मिल रहा हो एयर भी। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ नेल एंड दैट नेल इज हाफली डिप्ड इनटू अ वाटर एंड ऊपर से आपकी एयर भी आ रही है, तो इस कंडीशन में डेफिनेटली जो ये आयरन है उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी एंड देयर विल बी अ कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू अ फेरिक ऑक्साइड, और वी कैन से आयरन 3 ऑक्साइड या फिर 3O4, जो भी कंडीशन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको समझ में आ गई हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनके भी काम में आ सके, चाहे फिर वो आपके स्कूल के हो या फिर आपके कोचिंग के या फिर आपके आस पड़ोस के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून्ड।